जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं निर्भय सिंह पिछले 7 वर्षों से सिविल सेवा प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के साथ वैकल्पिक विषय इतिहास का भी अध्यापन कर रहा हूँ। और ये ब्लॉग का लिंक है, इस पर आप जाइए, आपको इतिहास संबंधित विशिष्ट जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी, जो ऑप्शनल विषय के हिसाब से बहुत आपको महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और ये टेलीग्राम समूह है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, हम लोग मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे और आज हम लोग मौलिक अधिकार के अध्ययन के क्रम में अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हम लोग अनुच्छेद 30 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 31 to 35 का अध्ययन करेंगे। चलिए जल्दी से हम लोग पहुंचते हैं 31 पर। 31 आपको मैंने जब बताया था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। यही तो आपको मैंने बताया है। तो उसी को जरा देखिए थोड़ा सा, जो महत्वपूर्ण है प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से, कि 44वें संविधान संशोधन, ये संशोधन आपको याद रखना जरूरी है। ये याद रखिएगा, संशोधन, ठीक, 1978 द्वारा संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको निरस्त कर दिया गया। अब उससे बना दिया गया क्या? साधारण विधि के अधीन कानूनी अधिकार बना दिया गया। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक सांविधिक अधिकार है, मतलब संविधान के अधीन एक अधिकार है। देखिए, अगर आप इस शब्द में कंफ्यूज हैं, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, तो उसका अंतर आपको अगर स्पष्ट नहीं है तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। हालांकि जो लोग प्रारंभ से वीडियो देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं, क्रम से देख रहे हैं, उनको ये याद होगा, मैंने पहले बताया है। खैर, चिंता की कोई बात नहीं, बता देता हूँ दोनों में अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। अब क्या किया गया है? अब इसे साधारण विधि बनाकर विनियमित किया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं था, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात जब बना था तब मौलिक अधिकार था। ठीक है, अब कहाँ है? तो ये संविधान के भाग 12 में अध्याय 4 के अंतर्गत 300 का या 300 ए, जो भी आप समझने कोई दिक्कत नहीं है, के अंतर्गत रखा गया है। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं संवैधानिक अधिकार पर। जिसकी चर्चा संविधान में हो वो संवैधानिक हो गया, और संविधान से आसरा लेकर के, संविधान का आधार बना करके कोई विधि बनाई जाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, पहले पढ़ाया था, तो जैसे उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। अब उपभोक्ता अधिकार अधिनियम का अगर आप सीधे से आर्टिकल ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। या आप सोचो कि पर्यावरण अधिनियम, सीधे सीधे आर्टिकल ढूंढोगे तो सीधे सीधे आर्टिकल हो सकता है कि ना मिल पाए उस तरीके से, लेकिन कोई आर्टिकल ऐसा होगा जो थोड़ा सा सहारा दे रहा होगा पर्यावरण को, उसके आधार पर मोटर व्हीकल एक्ट बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझिएगा कि जब किसी आधार पर बने, संविधान के आधार पर बने, तो उसे सांविधिक या विधिक कह देते हैं, कानूनी कह देते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। जो और दोनों में जब मौलिक अधिकार पहले था और अब कानूनी अधिकार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अंतर जो आता है वो ये आता है कि पहले जब मौलिक अधिकार था तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे तुरंत। अब क्या है? अब आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, उसमें भी लोअर कोर्ट में, फिर अपर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर लाइन से आएंगे। पहले क्या था? आपकी मर्जी, आप पहुंच गए तुरंत सुप्रीम कोर्ट। अब ऐसा नहीं है संपत्ति के मामले को लेकर। तो ये मौलिक अधिकार से जो स्टेटस चेंज हुआ है, सांविधिक अधिकार या विधिक अधिकार कहा जा रहा है जिसको, तो उससे अंतर क्या आया, ये आपको समझने की बात है। और आपको बता दूं, साक्षात्कार इंटरव्यू में काफ़ी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई अंतर क्या आ गया। हाँ भाई, ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी का संपत्ति छीन लोगे। अंतर क्या आ गया इन दोनों में, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि अंतर क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देते चलिए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार आप सोचोगे अलग अलग तैयार होता है, तो अलग अलग तैयार नहीं होता है।
प्रारंभिक परीक्षा में आप तथ्य पढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा में उन तथ्यों की व्याख्या होती है और उनकी जो प्रैक्टिकल समझ क्या है ये साक्षात्कार में पता चलता है कि आपको प्रैक्टिकल समझ कितनी है, व्यवहारिक समझ कितनी है। ठीक है, सिर्फ इसी विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विषय की बात कर रहा हूँ। तो व्यवहारिक समझ आपकी क्या है वो देखी जाती है। अब आते हैं अनुच्छेद 32 की तरफ। हाँ, एक बात और, 31A, 31B और 31C तीनों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं। आप देखेंगे जहां पर मैंने पढ़ाया है, संविधान की संशोधनीयता पढ़ाई है, वहां पर मैंने 31A, 31B, 31C पढ़ाया है। ठीक है, उसको फिर से उस पूरे टॉपिक को यहाँ रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उस पर जा करके देख लीजिएगा। आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या मतलब है, इसको समझिए जरा सा। मान लीजिए ऐसे कि आपके कुछ अधिकार हैं घर में, अभी मैं घर की बात कर रहा हूं, और अब मान लीजिए अधिकार वो कोई छीने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, मम्मी या पापा से या बड़े भाई या बड़ी बहन से शिकायत करते हैं, आपके अधिकार आपको मिल जाते हैं। तो आपको मालूम है अधिकारों की कीमत तो तभी है ना जब इसको दिलवाने की कोई गारंटी दे रहा हो। अब जब आप बड़े हो जाते हैं, घर का मुद्दा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज के जिनका दखल ज़्यादा होता है। मान लीजिए कभी कभी कोई वो जीजा जी होते हैं या फूफा जी होते हैं या मोहल्ले के कोई कुछ लोग होते हैं, उनका व्यवहार घर से थोड़ा घनिष्ठ रहता है, उनका निर्णय आपको सर्वमान्य रहता है, सर्वप्रिय रहता है। तो ऐसे लोग भी आपका अधिकार दिला देते हैं। या लोग कहेंगे कि अपने भाई से बेईमानी, अपनी बहन से बेईमानी या घर में बेईमानी कर रहा है, इस डर से फिर आप तुरंत यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि अधिकार आपके तभी हैं जब उन अधिकारों को हनन होने पर आपके पास पता हो कि शिकायत तंत्र कहाँ है, शिकायत किससे करनी है हमको। ठीक है, आमतौर पर होता ये है कि प्रत्येक घर की बात कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक की बात, मम्मी या पापा में से कोई एक ऐसा होता है जिसकी बात माननी ही पड़ती है सबको घर में। किसी किसी के घर में वो पावर मम्मी के पास होती है, किसी किसी के वो पावर पापा के पास होती है। ठीक है, तो होता है कई बार तो बड़े भाई या बड़े बहन को भी ऐसा कुछ पावर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है आपका, ये अधिकार जो है अगर इसको कोई छीनेगा तो हम क्या करेंगे। तो भाई ये कहा गया कि ये अधिकार कोई छीनेगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा क्या है। और आपको जैसा कि पता है हमारे देश में जो का जो ढांचा संघीय है, और संघीय ढांचे में न्यायपालिका की अहमियत तो मैं पहले वीडियो में बस समझा चुका हूँ आपको। कम से कम संघ जहाँ पढ़ाया वहाँ तो पढ़ाया ही है आपको। वीडियो क्रम से नहीं देखा है तो कृपा करके लाइन से देखिएगा, है ना। इसीलिए मैंने क्रम से बताया है कि इन सब चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको बचा लेगा राज्य से। राज्य की अगर कोई इस तरीके की अवैध करतूत चल रही है, तो मौलिक अधिकार का हनन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको बचाएगा। तो ये इस यहाँ पर मौलिक अधिकारों में उसके शिकायत तंत्र की भी चर्चा की गई। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, चलिए आइए। अधिकारों का अस्तित्व उसके उपचार पर है, मतलब अधिकार कोई आपके छीन रहा हो तो उसका इलाज क्या है। ठीक है, उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। अगर आपको ये पता होगा अरे कुछ नहीं होगा, जो ये पुलिस वाले अगर हमको जबरदस्ती बंद कर देंगे उठा करके जेल में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ये होगा तो फिर आप अपने नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपको ये पता अरे ऐसे कैसे बंद कर देंगे, तो फिर आप कहेंगे चलो हाँ मेरे पास ये रास्ता है, हम ये रास्ता चलेंगे और देखेंगे ऐसा कैसे कोई पुलिस वाला मनमानी कर लेगा। ठीक है, तो ये उपचार है, जो इलाज है। या आप मौलिक अधिकार जब छीने जाएं या अधिकार जब छीने जाएं तो आप शिकायत किससे करें, वो तंत्र जब तक नहीं होगा तब तक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है, कोई उसका महत्वहीन है। वो सिर्फ चर्चा का विषय हो सकता है, किताब का विषय हो सकता है, सिद्धांत का विषय हो सकता है, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर वो ध्वस्त हो जाएगा अगर शिकायत तंत्र नहीं होगा तो। ठीक है,
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 द्वारा प्राप्त अधिकारों को लागू कराने के लिए, प्रवर्तित मतलब इन्फोर्स, लागू कराना करने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों, ये टाइपिंग मिस्टेक देखिए भाई हिंदी में हो जाता है तो उससे ज़्यादा अन्यथा नहीं लीजिएगा, कार्यवाहियों द्वारा प्रचारित करने की अधिकार की गारंटी करता है। मतलब ये है कि अगर आपके कोई मौलिक अधिकार छीने तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। आप एक्चुअली में उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 226 में, यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ रखा हो तो आपको लगे लो सर ने तो ये बताया ही नहीं, इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि कई बार अरे सर ने बताया नहीं और यहाँ से मन में अनिच्छा उत्पन्न हो जाती है, अरे इनसे क्या पढ़ना, तो इसलिए मैंने चर्चा पहले ही कर दिया आपसे। लेकिन 226 में है ये, लेकिन हम लोग चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 32 की, तो सिर्फ उच्चतम न्यायालय की ही बात करेंगे। ठीक, उच्चतम न्यायालय ने इन अधिकारों को, किन अधिकारों को, भाग 3 से प्राप्त मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों को, ठीक है, या भाग 3 से प्राप्त अधिकारों को लागू कराने के लिए निर्देश यानी रिट जारी करता है। वो कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्षा और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए, मेरी सलाह है, विनम्र सलाह है आपसे, भले ही आपका मीडियम हिंदी हो लेकिन यहाँ पर इंग्लिश जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश ये सब ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जिनसे आप इनका सीधा मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश वो इसीलिए इंग्लिश में ही कई बार पूछा जाता है। जैसे कि आप का भूगोल में एक चीज़ आपने देखा होगा, जब वो पूछता है कि हवाई जहाज कि कहाँ पे उड़ता है, क्षोभ मंडल की समताप मंडल, तो ये इंग्लिश में देता है यहाँ पर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये मीजोस्फियर, इस तरीके से विकल्प देता है। क्यों, क्योंकि समताप मंडल अगर लिख देगा तब तो आप ऑप्ट कर लेंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं कहेगा, यहाँ कहेगा हैबियस कॉर्पस, और ऐसे लिखेगा हैबियस कॉर्पस, ऐसे लिख देगा। तो हो सकता है आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं पूछा है, हैबियस कॉर्पस पूछा है, इसलिए याद रखिएगा। परमादेश को क्या कहते हैं, मैडमस, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, अधिकार पक्षा, क्यो वारंटो, क्यों गलत लिख गया, एक रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्चुअली में क्यों नहीं, क्यों वारंटो, मतलब यहां बिंदी लगा देंगे तो क्यों हो जाएगा, इस जगह बिंदी लगा देंगे तो क्यों हो जाएगा, तो क्यों नहीं, क्यों मतलब इंग्लिश में QUE लिखा जाता है, QUE, तो क्यों वारंटो। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण कहलाता है कार्टियोरेरी, कार्टियोरेरी, ठीक है। तो यहां पर मेरी विनम्र सलाह है, अंग्रेजी भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक को समझ लेते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा सा यहाँ पे जो मतलब निकलता है वो ये है कि किसी व्यक्ति को मतलब वैसे तो व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, ये किस लिए दिया है कि अवैध गिरफ्तारी से बचाव हो सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस वालों आमतौर पे आप सुनते होंगे STF वाले आए, उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी में ठूसा हुआ लेकर के चले गए और कारण भी नहीं बताते हैं, और पता चला कि अगर ऐसी सूरत में कारण नहीं बताते तो घर वालों को चिंता हो जाएगी कहीं इनकाउंटर ना कर दें, हाँ, या और कोई अनहोनी ना हो जाए, घर वाले तो डर ही जाते हैं। तो इसके लिए फिर क्या है कि कहा गया कि आपको अनुच्छेद 22 आपने अगर याद हो इस समय तो कि 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और 24 घंटे में हालांकि आने जाने का समय वो काउंट नहीं किया जाता है, हाँ, लेकिन 24 घंटे के भीतर करना है, लेकिन पता चला 2-3 दिन बीत गए और प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तब इसमें क्या होता है कि
व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देनी होती है। अगर घर वाले गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि भाई फला फला तारीख को पुलिस आई थी और हमारे यहाँ इसको पकड़ के ले गई है और हमें गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बता रही है और मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, हमें बहुत डर लग रहा है, इस तरीके से कोई बात अगर हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर ये रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण कि भाई इस तारीख को इस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, मतलब कोर्ट के सामने लेके आए। तो अब जिस थाना क्षेत्र में ये कागज जाएगा सुप्रीम कोर्ट वाला, तो जाहिर सी बात है आपको तो पता ही है, फिर तो उपस्थित होना ही होना है। ठीक है, तो ये अवैध गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। ठीक है, आगे परमादेश मेडमस उस अधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो उचित प्रकार से। हाँ, कोई लोक प्राधिकारी है या अधीनस्थ न्यायालय का कोई है, वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा है, तब उसको जारी की जाती है परमादेश मेडमस। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मेडमस राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं भेजा जा सकता। राष्ट्रपति राज्यपाल मैंने क्यों कहा कि भाई अगर वो कोई विधेयक गया है वो साइन नहीं कर रहे हैं तो पता चला आप मेडमस भिजवा दो, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो परमादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं जाएगा, प्लस प्राइवेट सेक्टर में भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, प्रतिषेध और क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन, मान लीजिए कोई अधीनस्थ, पहले मैं थोड़ा साफ कर दूं क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया पेन चलाते चलाते। मान लीजिए प्रतिषेध प्रोहिबिशन में कि भाई अधीनस्थ न्यायालय यहाँ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, किसी ऐसे वाद को या वाद मतलब मुकदमा केस जो भी आप समझ लें, ऐसे वाद को अपने यहाँ सुनवाई कर रहे हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। अगर सुनवाई चल रही है तब प्रोहिबिशन आता है कि सुनवाई को रोकिए और उसको ऊपरी अदालत में भेजिए। ठीक, यहाँ पर उत्प्रेषण भी यहीं पे सुन लीजिए। कार्डियोरेडी क्या होता है? कार्डियोरेडी में ये कहा जाता है इस सुनवाई, यहाँ सुनवाई मान लीजिए चल रही है और सुनवाई के बाद अगर निर्णय दे दिया गया है, यहाँ निर्णय आ गया, एक न्यायालय ने एक अवैध सुनवाई भी की और निर्णय भी दे दिया, तब ये रिट काम नहीं करेगी। तब कौन सी काम करेगी? ये वाली, ये रिट काम करेगी और इस निर्णय को पहली बात तो कैंसिल करेगी, ये निर्णय नहीं है, आपके निर्णय को निरस्त किया जाता है, मामले को ऊपरी अदालत में भेज दीजिए। इस तरीके का एक यहाँ पर उत्प्रेषण के रिट में ये आदेश होता है का। अगर ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करता हूं फिर से टोटल दोनों। अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र का उल्लंघन करके किसी वाद की सुनवाई कर रहा है तो प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध रिट जारी करेगा उच्चतम न्यायालय। यदि निर्णय दिया जा चुका है तो उत्प्रेषण जारी करेगा। कारण सेम कि अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी वाद की सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्प्रेषण, अगर निर्णय दिया जा चुका है तो जो निर्णय आया है उसको निरस्त करने के लिए और ऊपरी अदालत में भेजने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों में एक अंतर है कि जहां पर एक जगह प्रक्रिया चल रही है तो प्रोहिबिशन आएगा और प्रक्रिया चल चुकी, निर्णय भी आ गया, तब उत्प्रेषण आएगा। ठीक है, अब आता है अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। अब क्यो वारंटो को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने बिना उपयुक्त पात्रता के किसी पद को धारण कर लिया, मान लीजिए कैबिनेट सचिव, मैं मान लीजिए कह रहा हूं लेकिन उदाहरण आपको ओरिजिनल दे रहा हूं, आप नाम नहीं, मैं नहीं लूंगा, आप सर्च कर लें गूगल करके तो अलग बात है। कैबिनेट सचिव की पोस्ट राज्य में नहीं होती है, राज्य में एक सचिव होता है, मुख्य सचिव। ठीक है, ये कैबिनेट सचिव की पोस्ट केंद्र में होती है, राज्य में होती नहीं है। तो एक भारत के एक राज्य में हुआ यह कि सीएम साहब ने अपने एक खास को कैबिनेट सचिव बना दिया। कैबिनेट सचिव राज्य में होता नहीं है, और होगा भी, मान लीजिए आपने पद बना भी लिया है, कोई बात नहीं, बना लीजिए, वो तो बात की बात है, तो उसको धारण कौन करेगा? जाहिर सी बात है
भाई कोई आईएएस ही धारण करेगा। लेकिन सीएम साहब ने क्या किया, अपने एक मित्र को, समर्थक को, या कहें कि राजनीतिज्ञ को कैबिनेट सचिव की पोस्ट दे डाली। तब कैबिनेट सचिव की, जब आप आईएएस नहीं हो, तो उन्होंने कैबिनेट सचिव की पोस्ट स्वीकार भी कर ली, उन्होंने दिया, उन्होंने लिया भी। तब कोर्ट ने ये रिट जारी करके पूछा था कि आपका प्राधिकार क्या है, आप किस प्राधिकार से इस पद को धारण किए हुए हो। हालांकि रिट का जवाब देने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र देना ही मुनासिब समझा, त्यागपत्र दिया और अपना पिंडदान करवा लिया कि छुट्टी मिली है उनको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कल को कोई बड़े पद पे पहुंच जाए, पीएम सीएम बन जाए और कहे कि नहीं ये इस फला पोस्ट पे तो हमारा बेटा बैठेगा, तो वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर न्यायालय पूछ सकता है कि आपका प्राधिकार क्या है, आप किस हक से इसको स्वीकार किए हुए हो पद को। ठीक है, इसलिए हर जगह मनमानी नहीं चल पाएगी, भले ही आपका कुछ भी हो। अब आप में से किसी के मन में अगर वो लेटरल एंट्री वाला भाव आ गया है तो उसको थोड़ा सा किनारे रखिएगा, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, और लेटरल एंट्री अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, चर्चा करना मैं करने वाला भी नहीं हूँ यहाँ पर। अच्छा, पहले क्या होता था इस अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है और ये पीड़ित है, तो ये उम्मीद होती थी कि पीड़ित पक्ष ही सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, पीड़ित ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन वर्तमान में पीआईएल की अवधारणा जब से आई है, लोकहितवाद जिसको आप समझते हैं, तब से हुआ ये है कि जरूरी नहीं है कि एक्स पीड़ित है तो इसके घर का या यही जाए तो जाए सुप्रीम कोर्ट, नहीं। अगर ये एन को लगता है कि भाई ये जो एक्स है इसकी समस्या है और ये बेचारा जानता ही नहीं कि इसकी समस्या है, तो ये भी जा सकते हैं, भले इनका कोई सीधा हित ना जुड़ा हो इस आदमी से या इस वर्ग से या इस समाज से, कोई हित ना जुड़ा हो, उनके मुद्दा ना जुड़ा हो इनका, तब भी ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। मतलब प्रत्यक्षता पीड़ित नहीं होने पर भी, प्रत्यक्षता हितबद्ध नहीं होने पर भी अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब आप में से कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको लगता है कि भाई जो ये वर्ग है, कोई अमुक वर्ग है, उसको ये समस्या है, सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, पुलिस प्रशासन अनदेखी कर रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई नहीं रोक रहा है। और किसी प्रक्रिया के तहत भी नहीं जाना है, आप सीधे सीधे, आप देखते हो कई बार लोग चिट्ठी लिख करके भेज देते हैं, वो भी पीआईएल स्वीकार कर ली जाती है, कई बार आपने देखा हो तो, जान दिया हो तो कभी। ठीक है, तो उससे कहते हैं ये लोकहितवाद कहलाता है, लोकहितवाद, पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पीआईएल जो आप सुनते हैं, याचिका, लोकहितवाद, लोकहित याचिका या लोकहितवाद, जो भी कह लिया। ठीक है, अच्छा, इसके अंतर्गत क्या है कि पहले तो ये होता था कि कोई जो पीड़ित है वही जा सकता था या जाता था, फिर कहा कि कोई दूसरा भी जा सकता है। अब क्या है कि अब कोर्ट को भी लगता है कि अगर गलत हो रहा है तो वो कहता है कि अच्छा सुनो, आओ इधर मुलाकात कर जाओ एक दिन आकर के, है ना। आपने सुना होगा, आप पढ़ते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अरे स्वतः संज्ञान लिया, इसका मतलब क्या हुआ? स्वतः संज्ञान का मतलब यही न्यायिक सक्रियता हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको आप समझते हो। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जुडिशियल एक्टिविज्म किस आर्टिकल से उत्प्रेरित है, आप कहेंगे 32 से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि भारत में लोकहितवाद को के प्रवर्तक कौन है, मतलब सबसे पहले इसको किसने स्वीकार किया। तो न्यायाधीश का नाम बताइएगा कमेंट में। चलते हैं 33, 34 और 35 तरफ। हालांकि इनकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं जब मैं विशेषता पढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी क्रम में है इसलिए पढ़ा लेते हैं। ये एक्चुअली में 33, 34, 35 ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहां पर मौलिक अधिकार को छीना जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। आप सुरक्षा बल में हैं, पुलिस में हैं, अर्धसैनिक बल में हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, तो आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। आप नहीं कह सकते कि भाई हम 24 घंटे की ड्यूटी नहीं देंगे, क्या कर लोगे। आप नहीं कह सकते कि भाई 18 घंटे की ड्यूटी हमसे क्यों ले रहे हो, ओवर टाइम दो,
पुलिस की ड्यूटी में ओवर टाइम होता है? नहीं होता है पुलिस की ड्यूटी में ओवर टाइम। समझ रहे हैं आप? पुलिस की ड्यूटी में ओवर टाइम नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं है इंटेलिजेंस ब्यूरो में है और आपको एक अंदर की खबर मिल गई, नोटबंदी होने वाली है, पता चला आपने सबने ससुराल फोन करके बता दिया, अरे नोटबंदी होने वाली है, अरे अरे दामाद जी ने तो बहुत समय पे बता दिया। तो देखिए ये सब नहीं। तो वहाँ आप कह अरे ये हम तो बता सकते हैं, ये तो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अरे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलेगी भाई तुमको, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो। तो मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ये तो देखिए एक हंसी मजाक के आपको समझा दिया। आप तौर पे आप देखिए पुलिस वालों को देखिए, अर्धसैनिक बलों को देखिए, बेचारे गर्मी में जब चुनाव होते हैं देखिए कैसे तंबू में रहना पड़ता है, टेंट में रहना पड़ता है। तंबू शायद ना समझिए आप, टेंट में रहना पड़ता है। कनात जो आप समझते हो, कनात वनात लगा करके रहना पड़ता है, ठीक है। तो और पंखा है कि नहीं है पता नहीं है, और मच्छर काट रहे हैं तो काट रहे हैं, कॉइल मॉस्किटो कॉइल मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, पंखा है कि नहीं है पता नहीं। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा भी सोने का अधिकार है, हमारा भी ओवर टाइम दो, हमको 18 घंटे की ड्यूटी क्यों करा रहे हो। ये इनका नहीं माना जाएगा कुछ, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पर। संसद को अधिकार होगा कि वह सैनिक शासन द्वारा बनाई गई किसी विधि को मान्यता प्रदान करे। और जहाँ कहीं भी सैनिक शासन लागू होता है, सैनिक शासन किताब में कहीं मार्शल लॉ लिखा होगा तो आप परेशान ना होंगे। सैनिक शासन अगर कहीं लागू है तो भी जो कानून है वो आपके मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी सैनिक शासन लागू होता है मौलिक अधिकार थोड़ा सीमित हो जाते हैं। उन सीमितता को उस विधि के अंतर्गत जो शासन चल रहा है सैनिक शासन, उसको संसद को अधिकार है कि वो मान्यता प्रदान कर दे। जैसे आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एरिया में, कश्मीर में भी लंबे समय तक एक कानून आप सुने होंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, शॉर्ट में इसको अफस्पा बोलते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा। तो ये लागू है नॉर्थ ईस्ट में भी, और घाटी में भी पहले ज़्यादा लंबे समय तक लगा रहता था, अब तो इतने सुनाई नहीं पड़ता है। तो क्या है कि वहाँ सैनिक शासन इसी को कहा जा रहा है। यहाँ पर मौलिक अधिकार सीमित होते हैं। और इसी के विरोध में आपने एक नाम सुना होगा, इरोम शर्मिला का। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक भूख हड़ताल की, उनको नाक से लिक्विड डाइट दे दे के जिंदा रखा गया, ठीक है। इन्होंने मणिपुर की हैं शायद, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है तो उन्होंने लंबे समय तक, मतलब 8-9 साल तक उन्होंने भूख हड़ताल की, उनको जबरदस्ती जिंदा रखा गया, ठीक है। हालांकि जब वो चुनाव लड़ी अपना तोड़ करके अनशन, हालांकि चुनाव हार गई। खैर जो भी है, यही है मामला। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि भाग 3 के अंतर्गत अगर कोई कानून बनाना है तो राज्य विधानसभाएं नहीं बनाएंगी, उनकी शक्ति को अपवर्जित किया गया है। राज्य विधानसभाएं नहीं बनाएंगी, ये पावर सिर्फ संसद को प्राप्त है। संसद को इसलिए प्राप्त है, उसका कारण भी सुन लीजिए क्यों प्राप्त है। संसद को भी इसलिए प्राप्त है ताकि राज्य से राज्य में जब आप जाएं, पता चला आप यूपी से निकले और दिल्ली पहुंचे पता चला कि यहाँ मौलिक अधिकार कुछ और है, अच्छा कोई बात नहीं। अब वहाँ से निकले और राजस्थान घूमने पहुंच गए तो पता चला वहाँ मौलिक अधिकार कुछ और है, तो पता चला इतने सारे सेट तैयार हो जाएंगे मौलिक अधिकार के। अरे मौलिक अधिकार तो वो है ना जो सभी मानव के लिए हो या कुछ नागरिक के लिए हो। नागरिक तो दिल्ली वाला भी है, नागरिक राजस्थान वाले भी है, नागरिक तो बिहार वाला भी है। तो ऐसे में मौलिक अधिकारों को अंतर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अंतर करते भी हैं तो एक कारण होना चाहिए। इसीलिए कहा कि राज्य विधानसभाओं की शक्ति को यहाँ पर सीमित किया गया, या कहें अपवर्जित, मतलब मना किया गया है। जो भाग 3 के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे संसद ही बनाएगी। जैसे अनुच्छेद 17 में आपने पढ़ा था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो अस्पृश्यता को निवारण के लिए, तो वहां पर कानून जो बनाएगी तो संसद बनाएगी, कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है 33, 34, 35। तो इस तरीके से हमारा मौलिक अधिकार आज कंप्लीट हुआ। बहुत लंबा सत्र चला, लेकिन इसमें मैंने कोशिश ये की है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में जो भी क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं इंक्लूड कर लूँ, ये मेरा प्रयास रहा, ठीक है। और आपको ये प्रयास कैसा लगा इसको ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए। ये ब्लॉग देख लीजिए, यूपीएससी हिस्ट्री जिसका ऑप्शनल हो ज़रूर देख ले। स्टेट पीसीएस में कुछ चौंकाने वाले प्रश्न जो आपके सामने आ जाते हैं
आपको लगता है अरे ये तो किताब में सीधे पढ़ने को मिलता ही नहीं है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ज़रूर जाइए एक बार, और ये टेलीग्राम लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और आपको उत्तर देना है कि भारत में PIL को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक। इसी के साथ इस सत्र को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।